जी हाँ, इस पुलिस पर कितना भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। वैसे तो ये वक्त आर्यन अभियान का है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे महाबोधि मंदिर की घटना पर। बिहार में पहली आतंकी वारदात जो हुई महाबोधि मंदिर में, यह घटना इसलिए भी दुखद है क्योंकि आईबी और एनआईए ने पहले ही बिहार सरकार को आतंकी हमले की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद भी इसे रोकने के लिए कोई कारगर कोशिशें नहीं की गई। जो महाबोधि मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था, वहां मेटल डिटेक्टर तक नहीं था। दहशतगर्द मंदिर में 12 बम प्लांट करने में कामयाब हो गए और पुलिस को कुछ पता तक नहीं चला। क्या ऐसी पुलिस आम लोगों और पर्यटकों को सुरक्षा दे पाएगी? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं यह खास कार्यक्रम। बोधगया के महाबोधि मंदिर में रविवार तड़के एक के बाद एक 9 धमाके हुए। मंदिर के अंदर स्थित पवित्र पीपल के पेड़ के पास पहला धमाका हुआ। 5:25 पर हुए इस धमाके में 2 बौद्ध भिक्षु गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक बर्मा और एक तिब्बत का बताया जा रहा है। पहले धमाके के बाद रुक रुक कर 30 मिनट के अंदर 7 और धमाके हुए। गृह मंत्रालय ने इन धमाकों को आतंकी वारदात करार दिया है। दो आतंकियों के फोटो आईबी ने पहले ही जारी कर दिए। बावजूद इसके आतंकियों ने बिहार में सीरियल ब्लास्ट का इतिहास बना दिया। आतंकियों ने एक के बाद एक 9 धमाके किए। इससे पहले बिहार में इस तरह का सीरियल ब्लास्ट नहीं हुआ था। महाबोधि मंदिर विश्व स्तर के धरोहरों में गिना जाता है, जिससे भारत सहित चीन, जापान और विभिन्न देशों में रह रहे बौद्धों की आस्था जुड़ी है। लेकिन इसकी सुरक्षा की कलई भी खुल गई। ये कलई ऐसे समय में खुली है जब आईबी ने बिहार सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 2 आतंकी बिहार में घुस गए हैं, यानी किसी भी आतंकी घटना को ये दोनों अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बिहार पुलिस घटना को रोक नहीं पाई और महाबोधि मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट हो गया। गांधीवादी विचारक रजी अहमद ने भी इस घटना की निंदा की। खतरनाक है, लेकिन आतंकी हमला होना और महाबोधि के ऊपर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? वो अगर कहीं पर कोई हमला हो जाता है, महाबोधि मंदिर जो है वो कल्चरल हेरिटेज नहीं, नेशनल हेरिटेज है। वो तो यूनेस्को के इस पर है। वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फोर्सेज होंगे, स्टेट के भी होंगे, या फिर वहाँ का अपना मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है वहाँ। इस घटना ने दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों को सकते में डाल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे और एनआईए से जांच कराने की बात कही। गया में आज सुबह जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कहेंगे उसको हुआ है, ऊपर इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। बोध गया एक पवित्र तीर्थ स्थान है और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसी जगह इस प्रकार की घटना को अंजाम देना निंदनीय है। इधर प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री का विरोध करने पर हिरासत में ले लिया गया। आरजेडी ने भी महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सीरियल ब्लास्ट की निंदा की। कहा जा रहा था, केंद्र सरकार से संकेत मिल रहा था इस राज्य सरकार को कि आतंकी हमले हो सके थे, बिहार को टारगेट बनाया। तो सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए थी, अलर्ट होना चाहिए था। एक बात तो निश्चित है कि इनका जो खुफिया तंत्र फेल है, सदन में स्वयं स्वीकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री। ये दुखद है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये कार्रवाई किया है उनकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। हद है, कुछ दिन पहले ही फोटो जारी करने के बावजूद आतंकी को ढूंढा नहीं जा सका। महाबोधि मंदिर पर हमले के बाद बिहार के कई मंदिरों मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने बिहार सरकार की भद्द पिटवा दी। एनआई की टीम भी पहुंच गई। सरकार या पुलिस के शब्दों में कहें तो जांच जारी है।
सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सीरियल बम ब्लास्टों की सूची में एक और कड़ी बिहार से भी जुड़ी है। गया से रत्नेश और पटना से कैमरामैन समर्थ के साथ प्रणय प्रियंवत, आर्यन न्यूज, पटना। वहीं जांच में जुटी एजेंसियों ने सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में धमाके की तस्वीर कैद हुई है। बताया जा रहा है कि जब यह धमाका हो रहा था उस वक्त 15 सीसीटीवी काम कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे की ली हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सर्किल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बोधि वृक्ष है जिसके पास ये पहला ब्लास्ट हुआ था 5:25 पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसके पहले एक कर्मचारी वहां पर झाड़ू लगा रहा है और उसी बीच अचानक हाथ ब्लास्ट होता है, वो भी वहां से भागता है। ये पहली तस्वीर बोधि वृक्ष के पास के हुए ब्लास्ट की। तो महाबोधि मंदिर की घटना बिहार में पहली आतंकी घटना है और यह हमला एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर पर हुआ है, इसलिए यह एक अति संवेदनशील मसला है। एनआईए की टीम महाबोधि मंदिर में आतंकी हमले की जांच कर रही है। रविवार को टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। एनआईए की टीम हमले से जुड़ी हर सबूत को मिटाने में लगी हुई है। किसी आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए सबसे बड़ी और सर्व सक्षम संस्था है, इसलिए अब सारी निगाहें एनआईए पर हैं। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। रविवार को भी जायजा लिया गया और जो भी सुराग हो सकते हैं उसे जुटाने की कोशिश, उसे खंगालने की, निकालने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। तो एक बड़ी घटना जो बिहार में इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। कभी कोई इस तरीके की आतंकी वारदात कहीं भी बिहार में नहीं हुई थी और इसलिए पूरे तरीके से एक अति संवेदनशील मसला। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पुलिस पर भरोसा किया जाए। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु शेखर भास्कर जी, जो नेता राजद के, बहुत बहुत स्वागत सुधांशु जी आपका। आप विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, और आप हैं प्रेमरंजन पटेल जी, जो विधायक और प्रवक्ता भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रेमरंजन जी। पहला सवाल प्रेमरंजन जी आपसे ही हम करेंगे। कुछ ही दिनों पहले आप लोगों की सरकार थी, गठबंधन में आप शरीक थे, और जब आईबी ने यह सूचना बिहार को दी थी, आशंका जताई थी, उस वक्त आप सरकार में भी थे और आपको यह अच्छे से पता भी था कि आतंकवादियों के बारे में कहा गया है, यह भी कहा गया है कि निशाने पर है, और साथ साथ मंदिर का भी नाम था और उसमें महाबोधि मंदिर का भी नाम था कि महाबोधि मंदिर में भी खतरा है, वहां पर भी इस तरीके की कुछ वारदात हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी प्रेमरंजन जी आप क्या कहेंगे कि एक मेटल डिटेक्टर तक नहीं, क्या यही हमारी सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत बड़ा सवाल। देखिए, आजादी के बाद पहला ऐसा है इस राज्य में, बिहार के अंदर में, कि इतना बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है। आज तक कभी जो है बाकी देश के बाकी हिस्सों में हुआ करते थे, लेकिन बिहार में नहीं। आशंका व्यक्त किया जाता था कि जो ऐसे आतंकवादियों का आने का जो है इलाका बन चुका है, यहाँ छुपने का इलाका, घटनाएं कर करके आते हैं, यहाँ छुपने का काम कर रहे हैं। हमारी जो सीमाएं हैं नेपाल से सटी हुई, बांग्लादेश से सटी हुई, वो खुली हुई है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। बगैर किसी इजाजत के जो है लोग आ रहे हैं और उन गतिविधियों का संचालन यहाँ के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज तक कभी इस प्रकार का कोई घटना नहीं हुआ था। आशंका व्यक्त जो है आईबी के लोगों ने, सीआईडी के लोगों ने और एनआई के लोगों ने जो है किया था, पहले से भी जो है कर रहे थे। और हाल के दिनों में भी जो है 15 दिन पहले भी जो है कहा गया था कि पटना, भागलपुर, बोधगया जैसे इलाके जो है कहीं ना कहीं जो है संशय के क्षेत्र बने हुए हैं और यहाँ कोई ना कोई घटनाएं हो सकती है, यहाँ जो है आशंका व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जितना सुरक्षा व्यवस्था चाहिए था, जिस प्रकार का चाहिए था, वो जो है नहीं किया गया। प्रेमरंजन जी, सिर्फ ये एक आशंका नहीं जताई गई थी। आपको याद भी होगा कि मकबूल जो जर्मन बेकरी कांड में आरोपी है, उसने यहां तक कहा था कि रेकी भी की गई है बोधगया की, वीडियो फुटेज लिया गया है बोधगया के महाबोधि मंदिर का, और उसके बाद भी आप अलर्ट नहीं होते हैं। तस्वीरों के साथ अलर्ट जारी किया जाता है और उस तस्वीर में एक शाह खान नाम का जो शख्स है, वो उसका परमानेंट एड्रेस वो गया भी बताया जा रहा है। उसके बाद भी आप अलर्ट नहीं हुए, तो बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं, सही आपने कहा कि बेकरी कांड में पकड़ा गया था वो आतंकवादी, उसने जो है उसमें कहा था कि वहां हमारी जो है अगली जो है हमारे वो निशाने पर है वो बोधगया का मंदिर, और वहां हम पूरी सूचना इकट्ठा किए हैं, उस प्रकार का किए हैं। कभी भी कोई घटनाएं जो है को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन सरकार को जितना चाहिए था अलर्ट होना, जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करना,
और बोधगया कोई साधारण इलाका नहीं है, साधारण क्षेत्र नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है वहां से, और अति विशिष्ट लोग बराबर वहां आते रहते हैं। और जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं जो है चूक है, बहुत बड़ी चूक है, विफलता बिल्कुल का परिणाम है। जो है वहां जिस प्रकार का जो है मेटल डिटेक्टर या सीसीटीवी कैमरा वो सब जो है लगाना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि छोटी चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। विनोद जी, एक दो नहीं 12 बम प्लांट कर दिए जाते हैं, 9 धमाके होते हैं, एक मेटल डिटेक्टर नहीं है, वो भी तब जब सारी चीज आपको बता दी गई। यहां तक कि रेकी की खबर आपके पास मौजूद है, एनआईए की टीम के पास मौजूद है, फोटो और पते के साथ आईबी ने जारी किया सब कुछ, और उसके बाद इतनी बड़ी चूक, एक मेटल डिटेक्टर नहीं 12 प्लांट हो गया। यहां तक कि सुनने में तो यह भी आता है कि भाई आप मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, कैमरा नहीं ले जा सकते, और 12 बम प्लांट कर दिए गए। देखिए, यह घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए। आज यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बुद्ध मंदिर है, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा की दृष्टि से इस मंदिर को देखा जाता है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने बार बार आगाह, करीब 6 महीने से आगाह किया जा रहा था कि बिहार में मंदिरों के आसपास, इतना तक कहा गया था मंदिर, पटना का हनुमान मंदिर, गया का बौद्ध मंदिर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर कई एक जगह का मंदिरों का आकलन दिया गया था कि यहाँ पर होंगे घटना। उसके बाद भी राज्य सरकार जैसे भी वो सचेत नहीं हुई, जिला प्रशासन निश्चित रूप से सोई हुई थी, क्योंकि जो वहाँ कल बयान देखा है डिफ्यूजर बम के जो करने वाले दस्ता था, उसने कहा कि काफी समय लगा होगा इस बम को लगाने में, काफी समय प्लांट करने में लगा होगा। तो निश्चित रूप से क्या हो रहा था वहाँ, आखिर कहाँ थे लोग जब 10-12 एक बम मान लिए कि कोई रख के भाग जा सकता है। विनोद जी, एक सवाल आपके तरफ भी जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, ये हम सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, और जैसा शुरुआत में भी अगर देखा जाए तो इसको एक सवाल माना जाएगा कि वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से भी सुरक्षा बल होंगे, राज्य सरकार की तरफ से भी होंगे, और उस अंतर्राष्ट्रीय श्रीन बोर्ड के अपने भी सुरक्षा कर्मी होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विनोद जी, तो क्या ये चूक आप मानते हैं कि हर तरफ से चूक हुई है, चाहे राज्य हो, केंद्र सरकार हो या श्रीन बोर्ड के सुरक्षा कर्मी हो? निश्चित रूप से चूक तो सब तरफ से हुई है, इसमें दो राय नहीं है जी। लेकिन चूंकि राज्य सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, चूंकि उसके दायरे में सारा चीज और उसके नियंत्रण में काम होता है, जो भी एजेंसियां होती है राज्य सरकार के मार्गदर्शन पर काम करती है, वहां डीएम और वहां जो अधिकारी होते हैं उनके देखरेख में काम होता है। तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। वहां तो हमने दिया है, ठीक है, वहां केंद्रीय एजेंसियां भी काम कर रही हैं, फोर्स हैं, लेकिन वो भी देखरेख में केंद्र राज्य सरकार के डीएम के अधीन में काम करते हैं। तो वहां कोई किसी भी टीम का नहीं होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सुबह में, जबकि सुबह के समय में सब लोग होते हैं, और कोई भी टीम उसमें पुलिस का नहीं था जैसा दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा भयावह पक्ष है कि इसमें राजनीति हो रही है, नारे लगा रहे हैं वहां पर लोग। यहाँ इतनी बड़ी घटना, इतनी शर्मनाक घटना हुई इस प्रदेश के लिए, और नारेबाजी हो रही है, इससे बड़ा राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुखद है, निंदनीय, इस बात को बिल्कुल मानते हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार हमने देखा, कई बार सरकार की आलोचना हुई थी, कई बार ये सवाल उठाए गए थे कि हमारी पुलिस कितनी सक्षम है, कितनी सक्षम नहीं है, लेकिन कल जो हादसा हुआ है, 12 बम प्लांट कर दिए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, 9 विस्फोट होता है, कई लोग घायल होते हैं। ये अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये कहा जाए कि आलोचना की जाए तो उसके बाद ये हो कि नहीं भाई आप आलोचना क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात और बहुत शर्मसार कर देने वाली बात। अभी आपने दिखाया इस घटना पर मुख्यमंत्री जी घटना की निंदा कर रहे थे, वास्तव में ये घटना निंदनीय है, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री की या सरकार की अचेता अवस्था की ही निंदा करते हैं जी। सरकार जिस तरह से अचेत रही, केंद्र की सरकार ने, भारत सरकार ने या एनआईए ने या आईबी ने इंफॉर्मेशन दिया, दिल्ली में कई आतंकवादी अलग अलग जगहों से पकड़े गए, उन आतंकवादियों से जानकारी मिली, स्पष्ट यहाँ का स्केच मिला, बोधगया का फोटो मिला कि वहां पर घटना होगी, और स्थल जब बता दिया गया और रेकी की गई वहां की, हाँ, वीडियो फुटेज सारा चीज दिया गया। और उस जो पकड़े गए थे उसका हेड था वो इकबाल जर्मन बेकरी का, हाँ जी, मकबूल या इकबाल, मकबूल जी, वो मकबूल शेख उसका हेड था, और उसने ये बताया कि महावीर मंदिर पटना में या वहां बोधगया में हमला होने वाला है। ये अक्टूबर 2012 की घटना है। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस के डीजीपी नीरज जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था, और बिहार की पुलिस को भी ये इंफॉर्मेशन दिया था। यही नहीं, पिछले 6 जून को भी ये अलर्ट जारी हुआ था, 22 मई को ये अलर्ट जारी हुआ था। कहाँ थी पुलिस,
कहाँ थी बिहार की सरकार? कोई लगता है कि बिहार में सरकार है? और जिस समय घटना घटी वहां एक श्रद्धालु ने कल टीवी पर दिखाया जा रहा था, वो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आगे से उसके चेहरे को नहीं देख सके, पीछे से देखे। वो कुर्ता पहना हुआ था और उनके एक चक्कर लगाते लगाते कई जगह पर वो गया और कुछ कर रहा था। निश्चित रूप से बम प्लांट कर रहा होगा। और उस वक्त एक वहां चौकीदार तक का नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? एक बहुत बड़ा सवाल, यही सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि क्या इस पुलिस पर भरोसा हमें करना चाहिए। और फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, राकेश हैं गया से। स्वागत है राकेश जी, क्या कहेंगे आप? इस पुलिस पर हम भरोसा करें जहां पर 12 बम प्लांट कर दिए जाते हैं और कुछ भी नहीं हुआ? जी हाँ, ऐसा है कि यहाँ पर प्रशासन नाम का तो कोई चीज है नहीं ना जी। इंडिया में। तो आप ऐसे भी आम दिनों जा करके देखे हैं तो जी। वो सिर्फ वो प्रशासन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है जी। और फाइलों में प्रशासन को सक्रिय रूप से दिखाया जाता है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी है जी। कि जमीन पे वो धरातल पे कहीं दिखता ही नहीं है। आप आराम से अब आप सोचिए कि 9 बम ब्लास्ट होते हैं जी। और उसके बाद ये बम कैसे वहां तक पहुंचा जी, और किस रूप से पहुंचा, कि उसमें कौन संलिप्त है जी। और जब अगर वहां सुरक्षा जैसा बिहार सरकार कहती है कि है जी, तो फिर ये पहुंचा कैसे? हम राकेश जी, क्योंकि आप गया के रहने वाले हैं, हम आपसे ही एक सवाल करते हैं और ये सारी बिहार की जनता भी देख रही होगी, सुन रही होगी आपको। आप महाबोधि मंदिर इससे पहले भी गए होंगे, क्या महाबोधि मंदिर में मेटल डिटेक्टर मौजूद है? क्या इसी तरीके बगैर मेटल डिटेक्टर से क्रॉस हुए हुए कोई जा सकता है? क्या आपके मोबाइल वहां पर जब्त किए जाते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े ही शौक से, बड़े आराम से आप इजी वे में बाहर निकल सकते हैं जी। वो सिर्फ मेटल डिटेक्टर तो वो नाम का लगाया गया है जी। और कभी वो काम करता है कभी नहीं करता है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनको खुद पता नहीं है कौन सा चीज ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। बिल्कुल, राकेश जी ने जो बात कही, जो खुद गया के रहने वाले हैं, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम के लिए है, आप कुछ भी ले जा सकते हैं अंदर, और वही हुआ। 12 बम प्लांट कर दिए गए, 9 सीरियल ब्लास्ट होता है। एक बहुत बड़ा सवाल इस पुलिस पर, इस सुरक्षा व्यवस्था पर पूरे तरीके से खड़ा होता है। एक और दर्शक विक्रम से हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद शहजाद जुड़ गए हैं। स्वागत है शहजाद साहब, क्या कहेंगे इस घटना पर आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो ये पुलिस है जी, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस आज भ्रष्टाचार में लिप्त है जी, और अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय जी, वो ट्रक पर जो बालू लदे होते हैं और भी ऐसे कई दीगर मामले हैं जिस पर पुलिस की ज्यादा नजर रहती है घूस कमाने के चक्कर में। जी। और इस तरह की जो हादसा है वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। और साथ ही मैं भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये समय नहीं है राजनीति करने का। इस समय सबको साथ मिलकर खड़ा होकर एक कड़े कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल शहजाद साहब, बहुत सही बात कही आपने कि राजनीति का ये वक्त नहीं है, साथ मिलकर एक कड़े कदम उठाने का वक्त है। लेकिन सवाल जरूर पूछा जा रहा है। और प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से दर्शक जुड़े, या जो तस्वीर अभी तक हमने देखी, 12 बम प्लांट कर दिए जाते हैं, सारी चीज हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। 22 मई उस वक्त भी बीजेपी गठबंधन में थी, 6 जून उस वक्त भी बीजेपी गठबंधन में थी जब आईबी ने अलर्ट जारी किया था। आप उस वक्त सरकार में थे। हम आपसे जानना चाहेंगे प्रेम रंजन जी कि जब ये अलर्ट जारी हुआ था, किस तरीके की सक्रियता दिखी गई थी प्रशासन की तरफ से? क्या इसको गंभीरता से लिया था या नहीं लिया गया था? नहीं, देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी की भूमिका में थी, साथ में सरकार में साथ में काम कर रही थी, तब तक इस प्रकार की कोई घटनाएं अब तक जो है से नहीं हुआ था। आशंका व्यक्त की जा रही थी, ये मैं मानता हूं। सक्रियता की बात कर रहा हूं, किस तरीके से इसको इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई थी। अभी जिस प्रकार से इशरत जहां के मामले में 9 वर्षों के बाद और यहाँ के लोगों को, सरकार के लोगों को जब वो जागी कि वो बिहार की बेटी थी, और जिससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसको महिमा मंडित किया जा रहा था, उसके कारण जो है से कहीं ना कहीं ये ताकतें जो है से, जो आतंकवादी ताकतें हैं, यानी वो अपनी उपस्थिति बिहार के अंदर में दर्ज करने का जो है से इसने प्रयास किया है। और उसने ये किया है कि अब मुझे सरकार से सुरक्षा मिलना प्रारंभ हो गया है। अब सरकार से कोई चिंता नहीं है। सरकार अब हम क्या हमारे समर्थन में आ गई है। सरकार अब हमको जो है से सपोर्ट कर रही है। इसलिए
कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस घटना के माध्यम से उसने जो है से इस प्रकार का अंजाम देने का काम किया है। प्रेम रंजन जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब गठबंधन खत्म हुआ, गठबंधन टूटा और इस दौरान जो हमने तस्वीरें देखी, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, कभी जेडीयू की तरफ से बयान, कभी बीजेपी की तरफ से बयान, क्या इस दौरान नीतीश सरकार या बिहार की सरकार पूरी तरीके से भूल गई कि कोई अलर्ट भी जारी हुआ, हमें कुछ करना चाहिए? वो उनका सारा दिमाग इसी में लगा रह गया, गठबंधन टूटने पर लगा रह गया? क्या इस बात को मानते हैं आप? सरकार नाम की तो अब कोई चीज है ही नहीं। गठबंधन टूटने के बाद सरकार तो अब सरकार बचाने में लगी हुई है कि कैसे सरकार बचाएं। बिहार की आम जनता की, बिहार की जनता की सुरक्षा, बिहार की बाकी समस्याएं वो जो है से सब सामने से गुजर गई है। अब उसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब जो है से केवल सरकार बचाने का काम कैसे किया जाए, की कोई चीज ही नहीं है। प्रेम रंजन जी लगातार यही बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है सिर्फ इसलिए कि सरकार नाम की अब कोई चीज ही नहीं रह गई है जो ध्यान दे, जो गंभीरता से इन अलर्ट को देखे, इन आशंकाओं को देखे। फिलहाल एक दर्शक पटना से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इन पुलिस पर हमें भरोसा करना चाहिए? सैयद जी, पहले तो आपको धन्यवाद जी। शुक्रिया राजीव जी, बोलिए। और मुझे प्रतिक्रिया भी देनी है और एक सवाल भी पूछना है जी। तो प्रतिक्रिया ये देनी है कि पुलिस पे आपकी जो विषय वस्तु है उसमें मेरी सीधी प्रतिक्रिया है कि पुलिस को हफ्ता वसूली से फुर्सत नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। जी। हमारी सवाल ये है जी कि 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट जारी किया बिहार गवर्नमेंट को कि भाई आईबी का ऐसे ऐसे अलर्ट है, ऐसे ऐसे खतरा आपके यहाँ हो सकता है। उस समय जेडीयू और बीजेपी दोनों ही साथ थे जी। 2 महीने पहले ये लोग अलग हुए हैं अभी हाल फिलहाल जी, ठीक है। आपके यहाँ तो क्यों ये तीनों पार्टी, कांग्रेस काम क्या की, डाक विभाग की तरफ पत्र भेज दी जी, मैसेंजर दे दी, मैसेज दे दी और अपना पल्ला वो झाड़ रही है। बीजेपी अलग अब हो गई है तो वो अपना पल्ला झाड़ रही है, जेडीयू अपना पल्ला झाड़ रही है। क्यों ये तीनों जिम्मेदार नहीं है? 2 पार्टी के नेता आपके यहाँ बैठे हुए हैं, वो दोनों पार्टी नेतागिरी की भाषा में नहीं, एक आम आदमी की भाषा में जवाब दे तो हमें काफी संतुष्टि होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका सवाल हम सीधे पूछना भी चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता है, जैसा आपने कहा भी, उस जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ आरा से केसर आनंद जुड़ गया है। स्वागत है आनंद जी, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की प्रशासन जितना चुस्ती और फुर्ती से राजनेताओं की निगरानी करती है, उसी तरह हमारे पर्यटक स्थल और हमारे मंदिरों का और मस्जिदों का और धार्मिक स्थलों का सुरक्षा क्यों नहीं करती है? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले कि हम आपके पास आए विनोद जी, छोटी सी प्रतिक्रिया प्रेम रंजन जी से और फिर आपसे भी हम लेंगे। एक दर्शक जो पटना से जुड़े राजीव, जिन्होंने जो बातें रखी और आप दोनों से ही उसका जवाब भी लेना चाहते हैं कि बीजेपी अब 6 महीने से यह अलर्ट जारी था, बीजेपी भी सरकार में थी, केंद्र सरकार में कांग्रेस है, क्या आप दोनों जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मैंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी पार्टी की भूमिका निभा रही थी तब तक इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। आशंका व्यक्त की जा रही थी, एनआई के लोगों ने और आईबी के लोगों ने ये अलर्ट किया था, लेकिन किसी प्रकार की घटना नहीं हुई थी। लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अलग होती है और जिस प्रकार से जो है से इसको तो उन ताकतों को इसको तो संयोग माने, इसको संयोग माने, आतंकवादी इंतजार कर रहे थे कि गठबंधन आतंकवादी ताकतों को जिस प्रकार से महिमा मंडित किया जा रहा है यहाँ बिहार के अंदर में, कहीं ना कहीं जो है लगता है कि उनका मनोबल बढ़ा है। इसके बाद जो ऐसे बिहार के अंदर में मनोबल बढ़ा है, लेकिन और बिहार में अपनी उपस्थिति, बिहार में समर्थन, सरकार का समर्थन प्राप्त करने का। लेकिन प्रेम रंजन जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ये दो अर्थ निकल रहा है। पहला अर्थ ये निकल रहा है कि या तो इशारों का इंतजार था, जैसा ही अलग होती है, गठबंधन टूटता है, ये घटना होती है। और दूसरा ये कि आईबी या फिर किसी एनआईए, ये तो आपको सिर्फ आशंका ही बता सकता है, अंदेशा बता सकता है। ये थोड़ी बताएगा कि इस डेट में घटना होनी है, इस तारीख को यहां पर घटना होनी है, ये थोड़ी बताएगा। मैंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी थी तब तक की हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसी ताकतों को कि उनको कोई सपोर्ट कर सकता है, उनको जो है से इस प्रकार का जो है से कार्रवाई है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अलग होती है, उन ताकतों को कहीं ना कहीं जो है से समर्थन मिल रहा है और वो ताकतें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रही है। और इसमें केवल जो है से सरकार, राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी दोषी है। दोनों को मिली भगत, दोनों मिलकर करके सरकार बचाने और बनाने में लगी हुई है। राजीव जी का सवाल, उसकी चिंता नहीं कर रही है। राजीव जी का सवाल और प्रेम रंजन जी का भी सवाल अब वही हो गया है कि क्या केंद्र सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है?
देखिए, कल हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे जी और उनके साथ 2-3 साथी गए थे कल वहां पर, आम लोगों से मिले, हॉस्पिटल मिले और जाकर स्थिति का जायजा लिया। तो जो बात बता रहे हैं पटेल जी कि ये बहुत बड़ी बात है कि अलायंस टूटा और इस तरह की घटना हुई, तो वहां और तरह तरह की बातें भी हो रही हैं कि कहीं और लोग भी, तो राजनीतिक दल भी, इस तरह की चर्चा हो रही। वहां सच्चाई तो सामने आएगी जब जांच पूरी होगी, तो उसमें भी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किनके सह पर हुआ या किसी ने करवाया। राजनीतिक मोड़ कैसे दे रहे हैं? वहाँ नाराबाजी भी, घटना पर राजनीति करना सही नहीं, राजनीति सही नहीं, राजनीति खुद कर रहे हैं, राजनीति खुद कर रहे हैं और केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार का काम नहीं है कि राज्य के नीति में दखल दे और छोटी छोटी बातों में सुरक्षा प्रदान करे, पूरे देश को सुरक्षा देना नहीं, उसका काम है आपको आगाह करना, आपको रास्ता बताना, आपको रास्ता दिखाना। केंद्र सरकार ही नहीं सारी बातें कर लेगी तो राज्य सरकार यहाँ क्या करेगी? एक ड्यूटी राज्य सरकार का था, इसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन फेल्योर है। और इनके आज फरबिसगंज गोलीकांड हुआ था, क्यों नहीं मोदी जी धरना दे रहे थे? सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट था बिहार का, 1000 में 633। विनोद जी, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, आएंगे आपके पास भी सुधांशु जी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, नवादा से सुषमा है। स्वागत है सुषमा जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब राजनीति तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो नीतीश सरकार में आरक्षण का जो ये मुद्दा है, आरक्षण, इसी के कारण ये सब होता और कुछ नहीं। आरक्षण पे बहाली होते हैं, बस आरक्षण पे ही बहाल, सब सारा काम आरक्षण पर ही होता है इन लोग का। बस जो भी, अगर यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी थे या पुलिस थे वो काबिल नहीं थे, इस वजह से ऐसी घटना हुई? हाँ जी, यही बात है, मेरा कहना यही है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुषमा जी और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल एक और दर्शक इस वक्त छपरा से मोहम्मद रजा जुड़ गए हैं। स्वागत है रजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए रजा जी। सर मुझे बोलना ये है कि हमारी जो सरकार से जो उम्मीद पहले थी जी, वो उम्मीद तो अब लगभग पूरे बिहार के जनता के पास किसी के पास नहीं है जी। और हमारी बिहार की सरकार की जितनी भी कम्युनिटी है जी, ये सारे के सारे लोग एक केंद्रीय मंत्री के स्वागत में इस तरह जुड़ जाते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, कब क्या हाई अलर्ट किया गया, ये किसी को खबर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजा साहब। एक और दर्शक श्याम हमारे साथ बेगूसराय से इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है श्याम जी, आपकी क्या राय है? हाँ, मेरा राय है सरकार का जब इस तरह की घटना हो जाती है जी, तब जो है सो नींद खुलती है, उससे पहले कहाँ सरकार रहती है, इसका जानकारी हम सरकार से जानना। चलिए, बिल्कुल, लगातार यही चर्चा भी हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए भी हम रुकेंगे सुधांशु जी, इसलिए छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर हम ब्रेक के लिए जाएंगे। नहीं, हम कहना चाह रहे थे कि अभी जो ये घटना घटी, इस आज घटना घटी, ठीक है, बीजेपी अलग हुई, विधवा विलाप आज कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन इसके पहले जो बीजेपी सरकार में थी, जब सरकार में आई, उस समय ये कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम बिहार पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, आधुनिक साजो सामान से उसको लैस करेंगे, आधुनिक गाड़ियों से उसको। तो क्या उन्होंने आज तक कौन सा आधुनिकरण किया बिहार पुलिस का? अब आधुनिक चीज छोड़ दीजिए, आप एक मेटल डिटेक्टर नाम की चीज नहीं है, आप आधुनिक की बात। वही मैं कह रहा हूँ कि कौन सा आधुनिकीकरण किया बिहार पुलिस का, जब वहां एक चौकीदार, लाठी लेकर भी चौकीदार नहीं था उपस्थित। और ये कह रहे हैं कि आज बिहार सरकार फेल्योर हुई है, बीजेपी इससे बचने की कोशिश करती है। क्या फारबिसगंज की घटना नहीं हुई थी? उसके पहले बिहार में जो ये पुलिस ने एक मुकेश नाम के लड़का को मलद्वार में डंडा डाला था, इसमें इनकी सहभागिता नहीं थी। आज पुलिस मुन्ना सिंह को, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सवालों का जवाब हम प्रेम रंजन जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल इसरत जहां की बात इसमें उठी कि उनके कारण ये हो रहा है, ये दोनों पार्टी बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर राजनीतिक साजिश, राजनीतिक रंग इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसको कोई राजनीतिक कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाए, उसको काउंटर कर दिया जाएगा। भास्कर जी, हम यहाँ पर रुक रहे हैं। भास्कर जी, हम रोकना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ पर मजबूरी है ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो जो भास्कर साहब ने कुछ सवाल उठाए उसका जवाब हम प्रेम रंजन जी से भी लेना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।